हे दोस्तों, आज की ये वीडियो में पुलवामा अटैक वाले दिन यानी 14 फरवरी 2019 को आखिर क्या क्या हुआ था और इतनी सिक्योरिटी के बाद भी कैसे आतंकवादियों ने इस हमले को अंजाम दिया, यही जानने वाले हैं। अगर एकदम शुरू से शुरुआत करें तो पुलवामा जिले के कनापुरा तहसील में आदिल अहमद डार नाम का एक लड़का रहता था। 19 साल का ये लड़का मार्च 2018 में अपने 12th स्टैंडर्ड के एग्जाम देने वाला था। लेकिन ठीक एक महीने पहले यानी 14 फरवरी 2018 में इंडियन आर्मी के खिलाफ आदिल एक प्रोटेस्ट में हिस्सा लेता है। प्रोटेस्ट को रोकने के लिए पुलिस के द्वारा की गई डमी फायरिंग में आदिल की पैर में गोली लगने से वो घायल हो जाता है। इस घटना से आदिल अहमद डार के मन में इंडियंस और इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ घृणा पैदा हो जाती है। बदला लेने के लिए वो जैश-ए मोहम्मद नामक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लेती है। यह आखिरी बार था जब आदिल को उसके माँ बाप ने घर से साइकिल पर जाते हुए देखा। आगे बढ़ने से पहले अपने दिमाग में इम्पोर्टेंट लोकेशन की ओवरव्यू होना बहुत ज़रूरी है। ये है आदिल का घर और ये है पुलवामा अटैक वाली लोकेशन। आदिल के घर से पुलवामा अटैक वाली लोकेशन 10 किलोमीटर दूर था। पुलवामा अटैक बम ब्लास्ट या लैतपुरा में हुआ था। यह पुलवामा और लैतपुरा पुलवामा जिले के एक गांव है। पुलवामा से 250 किलोमीटर दूर है सीआरपीएफ की जम्बू ट्रांजिट कैंप। जम्बू ट्रांजिट कैंप यानी वो जगह जहां से 14 फरवरी 2019 को सुबह सीआरपीएफ की कॉन्वॉय रवाना हुई थी। सीआरपीएफ की कॉन्वॉय इस नेशनल हाईवे 44 पर चल रही थी, जिसे भारत की इस उत्तरी इलाके में जम्मू श्रीनगर हाईवे भी बोला जाता है। कॉन्वॉय को जम्मू ट्रांजिट कैंप से श्रीनगर ट्रांजिट कैंप तक पहुंचना था, लेकिन श्रीनगर पहुंचने से पहले ही लगभग 30 किलोमीटर की दूरी और बची थी कि पुलवामा में सीआरपीएफ की बस पर अटैकी हमला कर दिया गया। जैश-ए मोहम्मद हेडक्वार्टर में आदिल की 1 साल की ट्रेनिंग चलती है। 1 साल यानी फरवरी 2018 जब आदिल ने अपना घर छोड़ा, तब से फरवरी 2019 जब पुलवामा अटैक हुआ तब तक। ये 1 साल की ट्रेनिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसी साल में आदिल जैसे नौजवानों को ब्रेन वॉश करा जाती है। इंडियन एजेंसीज के हिसाब से ये अटैक 9 फरवरी 2019 को होने वाला था। क्यों? क्योंकि 6 इयर्स पहले 9 फरवरी के दिन ही जाने माने कश्मीरी आतंकवादी अफजल गुरु को भारत सरकार फांसी में लटकाया था। लेकिन 9 फरवरी को 2 कारण से पुलवामा अटैक टल गया। पहला कारण अफजल गुरु का फांसी का दिन था, इसलिए सिक्योरिटी टाइट कर दी गई थी, और दूसरा कारण आपको आगे पता चलेगा। अब बात करते हैं 14 फरवरी 2019 की, जिस दिन पुलवामा अटैक हुआ। आपको ये पता होना चाहिए सीआरपीएफ की बस कुछ ऐसी दिखती है। यही बसेस ग्रुप में या झुंड में कहीं जाती है तो उसे कॉन्वॉय बोला जाता है। सिक्योरिटी के वजह से एक कॉन्वॉय में 25 से 30 बस ही होती है। लेकिन पिछले 5-6 दिनों से भारी बर्फबारी के कारण कोई भी कॉन्वॉय मूवमेंट नहीं हुआ था, इसलिए कोई भी कॉन्वॉय जम्मू से श्रीनगर नहीं गई थी। यही है वो दूसरा कारण जिसकी वजह से 9 फरवरी को पुलवामा अटैक टल गया। क्योंकि 9 फरवरी कोई कॉन्वॉय मूवमेंट हुआ ही नहीं तो आतंकी हमला होता किस पे। खैर, पिछले 5-6 दिनों से भारी बर्फबारी के वजह से 14 फरवरी 2019 को एक कॉन्वॉय में 78 सीआरपीएफ की बसेस जम्मू से श्रीनगर जाने वाली थी। इस 78 बसों में कुल 2547 जवान थे। अब 14 फरवरी 2019 को 3:25 तक रोल कॉल होती है। रोल कॉल यानी एक प्रकार की अटेंडेंस। अब 5 मिनट बाद ठीक सुबह 3:30 बजे सीआरपीएफ की कॉन्वॉय, जिसमें 78 बसेस थे, वो जम्मू ट्रांजिट कैंप से रवाना हो जाती है। रवाना होते ही स्लीपर सेल्स के द्वारा पाकिस्तान में स्थित जैश-ए मोहम्मद की हेडक्वार्टर में खबर पहुंचाई जाती है। फिर वह से पुलवामा में स्थित जैश-ए मोहम्मद के ऑफिस में अटैक कैसे और कब करना है इसकी ब्रीफिंग दी जाती है। अब आदिल अहमद डार अपनी तैयारी में जुट जाती है।
एक एसयूवी गाड़ी में 200 किलो से भी ज़्यादा आरडीएक्स और एमोनियम नाइट्रेट जैसा घातक और जानलेवा एक्सप्लोजिव लोड करना शुरू कर देता है। ये एक्सप्लोजिव थोड़ा थोड़ा करके पाकिस्तान से पुलवामा में लाया गया था। इसका मतलब पुलवामा हमले की तैयारी जैश ए मोहम्मद के हेड मसूद अजहर ने 6 मंथ पहले यानी सितंबर में ही कर दी थी। लगभग 3 घंटे बाद कॉन्वॉय जम्मू से उधमपुर पहुंचती है, फिर 3 घंटे बाद रामबन जिले में, फिर 3 घंटे बाद कुलगाम में, फिर 2 घंटे बाद अनंतनाग पहुंचती है, फिर 1 घंटे बाद पुलवामा पहुंचती है। इस तरीके से दोपहर 3:27 पर कॉन्वॉय पुलवामा की बॉर्डर में इंटर कर जाती है। इंटर करते ही आदिल अहमद डार अपने जगह छोड़ देती है और आतंकी हमले को अंजाम देने के लिए निकल पड़ती है। पूरे 10 मिनट बाद यानी दोपहर 3:37 पर इस लातू मोड़ से आदिल अपनी गाड़ी चढ़ा लेता है। इस कॉन्वॉय की 5वीं सीआरपीएफ बस के साथ टक्कर करते ही रिमोट कंट्रोल से एक्सप्लोसिव को ब्लास्ट कर देता है। सीआरपीएफ में कुल 239 बटालियन से और इस बटालियन में सीआरपीएफ की 76 बटालियन की 34 पैराट्रूपर मौजूद थे, जो कि ब्लास्ट की वजह से ऑन द स्पॉट शहीद हो गए। साथ ही इस बस के पास आरओपी यानी रोड ओपनिंग पार्टी का एक जवान भी मौजूद था, वो भी ऑन द स्पॉट शहीद हो गया। धमाका इतना जोरदार था कि आसपास की घरों की शीशे भी टूट गए थे। धमाके के बाद काफी टेररिस्ट ने फायरिंग भी की थी और भाग गए। कुल मिला के सीआरपीएफ की 70 जवानों घायल हुए, जो कि 4वीं और 6वीं बस में थे, और 40 सीआरपीएफ के जवान जो अपनी छुट्टी पूरी करके जम्मू ट्रांजिट कैंप से श्रीनगर ट्रांजिट कैंप में देश की सेवा करने के लिए जा रहा था, वो शहीद हो गए। इस दुखद घटना की सबसे पहली गलती ध्यान से समझिए। 2003 से पहले ये नियम था, जब भी इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस की कॉन्वॉय रवाना होगी तब रोड ब्लॉक कर दी जाएगी। लेकिन 2003 में कुछ लोगों ने ड्रामा किया, इससे सिविल जनता को परेशानी होती है, इसलिए यह नियम नहीं होना चाहिए। अब 2003 के बाद सिविल जनता को कॉन्वॉय के साथ चलने और सीआरपीएफ की बस के बीच में अपनी गाड़ी ले जाने की परमिशन दे दी गई। अब इस दुखद घटना की दूसरी गलती ध्यान से समझिए। जब भी कॉन्वॉय मूवमेंट होता है तब वो एसओपी यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल के थ्रू होता है, जिसे आरओपी यानी रोड ओपनिंग पार्टी कंट्रोल करती है। रोड ओपनिंग पार्टी का काम होता है जहां से कॉन्वॉय गुजरने वाली है उसके आसपास की लोकेशन को अच्छे से स्कैन करना, आईडी और विस्फोटों के लिए एरिया की चेकिंग करना, और इसके बाद सब कुछ सही होने के बाद ही कॉन्वॉय को ग्रीन सिग्नल देना। कहीं ना कहीं सिक्योरिटी एजेंसीज की लापरवाही भी रही होगी, जो सीआरपीएफ की इतनी बड़ी काफिले के पास तक 200 किलो विस्फोटक पहुंचाया जा सका। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।